हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं एक मीठे एहसास के साथ। सासू माँ रात को मेरे कमरे में आ गई और मुझसे पूछने लगी कि तुम मुझसे नाराज हो क्या। मैंने कहा नहीं नहीं सासू माँ, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो फिर सासू माँ मेरे पास आकर बैठ गई और फिर मुझसे कहने लगी कि फिर कैसी ऐसी बात है, और अपने हाथों से मेरे बाल सहलाने लगी। अब बालों को सहलाते हुए प्यार से सासू माँ ने अपना हाथ मेरी गर्दन पर रख दिया और फिर अपने हाथ को धीरे से मेरे बदन के नीचे तक ले जाने लगी। अब मैं भी अपनी आंखें बंद करने लगा। मेरी भी जज्बात उठने लगे थे। मुझे भी अपने जज्बात पर काबू पाना बहुत मुश्किल होते जा रहा था। मेरा मन कर रहा था कि अब मैं इन लम्हों को अच्छे से गुजार लूं। मेरी आंख बंद देखकर सासू माँ ने बिस्तर से चादर उठाकर हम दोनों के ऊपर ओढ़ ली और फिर अपना हाथ धीरे धीरे मेरे वजूद पर खेलने लगी। अपने आंख बंद करके लंबी लंबी सांसें ले रहा था। मेरी सासू माँ भी मेरी सांसों को अच्छे से सुन पा रही थी। अब मैं पूरे नशे में डूब चुका था। मेरा खुद से इन सब से बाहर निकल आना बहुत मुश्किल होते जा रहा था। मेरी सासू माँ भी उस वक्त का बहुत अच्छे से फायदा उठा रही थी। वो धीरे धीरे अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर रही थी। मैंने धीरे से सासू माँ से कहा, ये आप क्या कर रही हैं? यह सुनते ही उन्होंने मेरे होठों पर उंगली रख दी और फिर कहने लगी कि तुम कुछ मत बोलो, जो मैं करना चाहती हूँ मुझे करने दो। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। वो कहने लगी कि मेरा बहुत मन होता है, लेकिन तुम कभी भी मेरी बात को समझते ही नहीं थी। और यह कहते हुए सासू माँ ने मुझे हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी बेहद पसंद आएगी। ये बात उन दिनों की है जब मैं शहर में आकर अपने ससुराल में रहने लगा था। मेरा नाम फुरकान है और मेरी उम्र 23 साल है। गांव में मेरे माँ बाप ने मुझे बड़ी ही मेहनत से मेरी आगे की पढ़ाई कराई थी और जब मुझे जॉब मिली तो मुझे ससुर के घर जाना पड़ा। मेरे घर में मेरे मम्मी पापा और मेरी बीवी रहती थी, लेकिन मेरी बीवी 1 साल पहले किसी बीमारी के चलते इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। मेरी सासू माँ शहर में अकेली रहा करती थी क्योंकि मेरे ससुर दुबई में नौकरी करते थे। मेरी सास ने ही मेरी माँ बाप को कहा कि वो फुरकान को मेरे पास रहने के लिए भेज दें और यहीं से वह अपनी ड्यूटी चला जाया करेगा। मेरे माँ बाप ने भी यही सोचा कि ये फैसला मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन शायद उन्हें नहीं पता था कि ये सब मेरी सास ने अपने फायदे के लिए कहा था। मैं माँ बाप के कहने के मुताबिक अपनी सास के घर जाकर रहने लगा और वहीं से अपनी ड्यूटी के लिए जाने लगा। जब मैं सासू माँ के घर आकर रहने लगा तो सासू माँ ने मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा करीब होने की कोशिश की और अक्सर वो मुझे यही कहा करती थी, तुम्हारे ससुर के जाने के बाद मैं घर में अकेली रह गई हूँ। मेरी एक बेटी थी, वो भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। मेरी बहुत ख्वाहिश है, वो सब भी अब अधूरी रह गई हैं। मैं यह सब सुनकर अपनी सासू माँ को दिलासा देता कि आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, पापा जी जल्दी वापस आ जाएंगे। मैं जब भी ड्यूटी से वापस आता तो मेरी सासू माँ मेरे लिए हमेशा खाना तैयार बनाकर रखती थी और बड़े ही प्यार से मेरी बगल में आकर बैठ जाती और मुझे अपने हाथों से खाना खिलाने लगी। मैं अपनी सास की मोहब्बत को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता था कि वो मुझसे इतना प्यार करती हैं। अब रोज ही मेरी जिंदगी कुछ इसी तरीके से गुजर रही थी। अब सासू माँ धीरे धीरे रात को भी मेरे कमरे में आकर मेरे बगल में सो जाती और फिर मेरे बदन पर हाथ फेरने लगी। मेरी सास की उम्र अभी सिर्फ 38 साल थी, लेकिन जब सासू माँ ने मेरे बदन पर हाथ फेरती तो मुझे कुछ अजीब सा होने लगता था। रात को सोते वक्त मैं अपनी सास से हमेशा दूरी बनाकर रखता था, लेकिन मैं भी तो एक मर्द था। मेरे अंदर भी जज्बात थे। सासू माँ जब मेरे बदन को छूती तो मुझे अलग सा कुछ महसूस होने लगता। मेरे दिल की धड़कन तेज होने लगती, लेकिन मैं रिश्ते की वजह से हमेशा दूर हो जाता था क्योंकि मैं इस रिश्ते को हद को तोड़ना नहीं चाहता था। मेरी सासू माँ का घर बहुत ही बड़ा था, लेकिन मुझे भी अपनी सास की तरह अफसोस होता है। सास के पास हर जरूरत की चीज है, लेकिन उनके जो पति हैं वो उनसे बहुत ही दूर रहते हैं। मेरी सासू माँ के मुकाबले हमारे घर के हालात थोड़े खराब हैं। सासू माँ की शादी के 1 साल बाद उनकी बेटी हुई थी। जब वह 18 साल की हुई थी, मेरी उनके साथ शादी हो गई थी। शादी के 1 साल बाद ही वो किसी बीमारी के चलते इस दुनिया को छोड़कर चली गई। इसलिए मेरी सासू माँ की और कोई औलाद नहीं थी।
मुझे हमेशा लगता कि शायद वो मुझे एक औलाद जैसे ही प्यार करती हैं, लेकिन शायद ये मेरी गलतफहमी थी। सासू माँ हमेशा अक्सर रात को मेरे सर पर आकर अपना हाथ फिराती रहती, मुझे कहती, मुझे तुम्हारे ससुर जी की बहुत कमी खटकती है। मैं अक्सर यही सोचता और उन्हें भी यही कहता कि ससुर जी थोड़ा काम की वजह से दुबई गए हैं। अगर उन्हें नौकरी यहाँ इंडिया में मिल जाती तो वो आपसे दूर बिल्कुल भी नहीं जाते, और देखना जब वो आएंगे तो आपकी सारी फिक्र भी खत्म कर देंगे। लेकिन ये सब सुनने के बाद भी मेरी सासू माँ मुझे यही कहा करती थी कि क्या तुम मेरी ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकते। यह सुनकर मैं हमेशा अपने हिसाब से सही करता था कि सासू माँ, मैं तो आपके साथ ही हूँ, आपको कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो आप मुझे बेझिझक होकर बताइएगा। लेकिन सासू माँ मुझे कहा करती थी, इसे समझ नहीं पाता। अगर वक्त से पहले मैं उनकी बातों को समझ लेता तो शायद मेरे साथ आगे इतनी बड़ी मुसीबत ना होती। गर्मियों के दिन थे, मैं एक दिन अपनी ड्यूटी से जल्दी घर वापस आ गया। गर्मी ज़्यादा लगने की वजह से मैं पूरा पसीने से सराबोर था। मैं जल्दी नहाने के लिए बाथरूम चला गया। जब मैं नहाकर अच्छे से बाहर निकला तो मेरी सासू माँ बाहर कमरे में बैठकर हाथ में तौलिया लिए मेरा इंतजार कर रही थी, और उनके दूसरे हाथ में जूस का गिलास था। सासू माँ को देखकर मैंने कहा कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है क्या? वो मुझसे कहने लगी कि नहीं, तुम इतनी गर्मी में ड्यूटी से वापस आए हो तो मैं तुम्हारे लिए ठंडा शरबत लेकर आई हूँ। और यह कहते हुए वह लेकर मेरे बगल में आ गई और फिर मेरे बदन को तौलिए से पोंछते हुए छूने लगी। उनके छूते ही मेरे बदन में जैसे करंट सा दौड़ गया था। मेरे दिल की धड़कनें अब जोरों से तेज होने लगी थी। मैं चुपचाप खड़ा वहां पर सुन्न सा होकर रह गया था। सासू माँ मेरी बाजुओं को पकड़कर देखने लगी और फिर मुझसे पूछने लगी, तुम्हारी बॉडी इतनी अच्छी है, क्या तुम जिम भी करते हो? मैंने कहा कि नहीं नहीं सासू माँ, मैं बचपन से ही ऐसा हूँ। यह सुनकर सासू माँ मुझसे कहने लगी कि मुझे भी लड़के बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। मेरी सास देखने में बेहद खूबसूरत थी। उनकी खूबसूरती को देखकर कोई भी फिदा हो सकता था, लेकिन जब मुझे अपनी सासू माँ का ख्याल आता तो मैं फौरन अपनी सास से दूरी बनाकर रहने लगता। इसी वजह से मैंने जल्दी से उनके हाथ से जूस पकड़ लिया और तौलिया लेकर मैंने कहा कि आगे से मैं खुद कर लूँगा। आप तो वैसे ही घर का इतना सारा काम करती हैं। यह सुनकर वह हँसते हुए कहने लगी, ये तो मेरा फर्ज है, और यह कहकर वह कमरे से बाहर चली गई। उनके जाते ही मैंने एक लंबी सांस ली। अगर आज सासू माँ कमरे से बाहर ना जाती तो शायद मैं अपने जज्बातों को खो बैठता। मैंने जल्दी से अपने बदन को पोंछा और नीचे लंच करने के लिए चला गया। जब मैं डाइनिंग टेबल पर बैठा तो सासू माँ फौरन मेरे पास आकर बैठ गई और मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने हाथों से खाना खिलाने लगी। मैंने उनको इनकार भी किया। मैंने उनसे कहा कि मैं खुद खा लूँगा, लेकिन वो मेरी कोई भी बात मानने को तैयार नहीं थी। जब सासू माँ ने मेरा हाथ पकड़ा तो मेरा बदन जैसे कराहने लगा। मेरे अंदर के जज्बात मचलने लगे थे। मैंने अपने आप पर बहुत ज़्यादा काबू करके रखा हुआ था। सासू माँ की मोहब्बत देखकर मुझे भी कहीं न कहीं उनसे प्यार होने लगा था, लेकिन तभी मैं अपने दिमाग को झटका भी देता और कहता कि ये तो अलग बात है। यह सब सोचकर मैंने सासू माँ से कहा कि मेरा पेट भर गया है और जल्दी से भागकर अपने कमरे की तरफ चला गया। मेरे इस तरह के रवैये से सासू माँ को भी शायद बुरा लगा था। इसी वजह से वो बाद में रात को मेरे कमरे में आ गई और मुझसे पूछने लगी कि तुम मुझसे नाराज हो क्या? मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। सासू माँ मेरे पास आकर बैठ गई और फिर मुझसे कहने लगी कि फिर कैसी बात है, और फिर अपने हाथों से मेरे बालों को सहलाने लगी। अब बालों को सहलाते हुए फिर से सासू माँ ने अपना हाथ मेरी गर्दन पर रख दिया और फिर अपने हाथ को धीरे धीरे से मेरे गर्दन के नीचे तक लेकर जाने लगी। अब मैं भी अपनी आंखें बंद करने लगा था। अब मेरे भी जज्बात पनपने लगे थे। मेरे जज्बात पर काबू पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होते जा रहा था। मेरा मन कर रहा था कि अब मैं उन लम्हों को अच्छे से गुजार लूं। मेरी आंखें बंद करके सासू माँ ने बिस्तर से चादर उठाकर हम दोनों के ऊपर ओढ़ ली और फिर अपना हाथ धीरे धीरे मेरे वजूद पर फेरने लगी। अपनी आंखें बंद करके लंबी लंबी सांसें ले रहा था। मेरी सासू माँ भी मेरी सांसों को अच्छे से सुन पा रही थी।
अब मैं पूरे नशे में डूब चुका था। मेरा खुद से इन सब से बाहर आना बहुत मुश्किल होते जा रहा था। मेरी सासू माँ भी उस वक्त का बहुत अच्छे से फायदा उठा रही थी। वो भी धीरे धीरे अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर रही थी कि मैंने धीरे से सासू माँ से कहा कि आप ये क्या कर रही हैं। ये सुनते ही उन्होंने मेरे होठों पर उंगली रख दी। फिर कहने लगी कि तुम कुछ मत बोलो, जो मैं करना चाहती हूँ मुझे करने दो। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। वो कहने लगी कि मेरा बहुत मन होता था, लेकिन तुम कभी भी मेरी बातों को समझते ही नहीं थे। और यह कहते हुए सासू माँ आगे बढ़ने ही वाली थी, तभी अचानक मेरे फोन की घंटी जोर जोर से बजने लगी, जिसकी वजह से मैंने जल्दी ही अपनी आंखें खोल दी और जल्दी से पीछे हट गया। फिर मैं कहने लगा कि मुझे माफ कर दो, और यह कहते ही मैंने जल्दी से फोन उठाकर कमरे से बाहर चला गया था। सासू माँ वहीं कमरे में बैठकर मुझे आवाजें लगाने लगी थी, लेकिन मैं उनकी आवाज इग्नोर करते हुए नीचे गार्डन में आ गया। गार्डन में आकर मैं सोचने लगा कि आज अगर ये फोन की घंटी न बजती तो शायद मेरी ही घंटी बज जाती। मैंने सोच लिया था कि अब मुझे अपनी सासू माँ से दूरी बनाकर रखना चाहिए और यही हम सबके लिए बेहतर होगा। यही सब सोचते हुए जब मैंने फोन उठाया तो सामने से मेरे एक दोस्त की आवाज आई, जिसका नाम बशीर था। बशीर मुझे कहने लगा कि फरहान, मैंने भी तुम्हारी ही कंपनी में ड्यूटी ज्वाइन कर ली है और अब हम दोनों मिलकर ही उस कंपनी में काम करेंगे। बशीर मेरा बचपन का दोस्त था, जो कि मेरे साथ गांव में रहता था। मैंने उसे बताया था कि मैं शहर आकर एक कंपनी में जॉब करने लगा हूँ। उसने मुझसे कहा कि जब तुम्हारी जॉब लग जाए तो उसके कुछ दिन बाद मैं भी साथ वहीं पर जॉब कर लूँगा। और हमारे बचपन से दोस्ती बहुत ज़्यादा अच्छी थी। फिर हम दोनों ने बहुत सारी बातें की और उसके बाद मैंने फ़ोन रख दिया और अपने कमरे की तरफ आ गया। जब मैं कमरे में आया तो देखा सासू माँ अपने कमरे में जा चुकी थी। मैंने जल्दी से अपने कमरे का दरवाज़ा लॉक कर लिया और बिस्तर पर आकर लेट गया। मैंने सोच लिया था कि अब मैं अपनी सासू माँ से पूरे तरीके से दूरी बनाकर रखूंगा, क्योंकि यही सब मेरे लिए बेहतर होगा। अगर मैं गलती से इस रिश्ते की हद को तोड़ देता तो आगे मेरे लिए बहुत बुरा होता। यही सब सोचते सोचते मैं रात को कब सो गया मुझे कुछ पता ही नहीं चला। सुबह लेट उठा था जब सासू माँ कमरे का दरवाजा खटखटा रही थी। वो दरवाजा खटखटाते हुए मुझसे कहने लगी कि फुरकान, क्या हुआ तुम्हें, आज ड्यूटी नहीं जाना क्या? यह सुनते ही मैंने हाँ में जवाब दिया और जल्दी से उठा और फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला गया। मैं फ्रेश होकर सीधा अपनी ड्यूटी के लिए चला गया। आज मैंने नाश्ता भी नहीं किया था और ना ही अपनी सासू माँ से एक बार भी बात की थी। वो मुझे पीछे से आवाज देती रह गई, लेकिन मैं उन्हें इग्नोर करके घर से बाहर आ गया। जब मैं कंपनी में पहुंचा तो बशीर मुझे वहां पर मिल गया। मैं उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और फिर हम दोनों ने मिलकर अपने अपने काम में लग गए। दोपहर लंच के टाइम वसीम ने मुझसे ढेर सारी बातें की और फिर मुझसे कहने लगा कि मैं तो यहाँ पर हॉस्टल में रहता हूँ और तुम तो अपनी सासू माँ के साथ रहकर खूब मौज मस्ती कर रहा है। तुम्हें तो घर का खाना भी मिलता है, मुझे तो हॉस्टल में बहुत ही बेकार सा खाना खाना पड़ता है। ये सब सुनते ही मैंने कहा, रात का डिनर तो हम दोनों साथ में करेंगे। बशीर कहने लगा कि मुझे तेरी सास का घर नहीं पता। मैंने उससे कहा कि तुझे उसकी फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें लोकेशन सेंड कर दूंगा। पूरा दिन मेरा कंपनी में ही निकल गया और जब मैं घर वापस आया तो मैंने बशीर को अपना लोकेशन सेंड कर दिया था। घर वापस आते ही सासू माँ मुझे दरवाजे पर खड़ी हुई मिली और जब फिर से वो मेरे करीब आई तो मैं उनसे दूरी बनाने लगा। कल रात के लिए मैं बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा था। इसी वजह से मैं गर्दन झुकाकर सासू माँ से कहने लगा कि आज शाम को मेरा एक दोस्त मुझसे मिलने के लिए घर आएगा। आज अगर हो सके तो आप उसके लिए भी रात का खाना बना दीजिएगा। वह हॉस्टल में रहता है। यह सुनते ही वो मुझसे कहने लगी, तुम फिक्र ना करो और तुम दोनों को डिनर बहुत अच्छे से तैयार करके रखूंगी, लेकिन तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते? ये कहते ही मैं जल्दी से अपने कमरे की तरफ चला गया, लेकिन मैंने अपनी सास से कोई बात का जवाब नहीं दिया। शाम को जब मेरा दोस्त मेरे घर पर आया तो दरवाजा मेरी सास ने ही खोला था। इस वक्त मैं नहाने के लिए वॉशरूम में गया हुआ था। जब मैं अपने कमरे के बाहर आकर देखा तो
बशीर और मेरी सासू माँ दोनों सोफे पर बैठकर बहुत अच्छे तरीके से बातें कर रहे थे। उन दोनों को बातें करता देखकर मैं थोड़ा चौंक गया था। फिर मुझे बशीर कहने लगा, यार तुम्हारी सास तो बहुत ही ज्यादा चुलबुली है और तुम्हें तो यहाँ रहकर बहुत ही फायदा होता होगा। यह सब सुनकर मैं अपने मन ही मन उदास हो गया, क्योंकि कल रात जो कुछ हमारे बीच हुआ था वो सब सोचकर मेरा मन फिर से उदास हो गया था। लेकिन मैंने अपने ख्यालों को हटा दिया और वसीर के साथ में गार्डन में जाकर बातें करने लगा। सासू माँ भी हम दोनों के लिए नाश्ता तैयार करके ले आई थी। वो बशीर और सासू माँ दोनों एक दूसरे को देख देख कर हल्की सी मुस्कुराहट भी दे रहे थे। सासू माँ नाश्ता रखकर अपने कमरे की तरफ चली गई। बशीर से बातें करते हुए मुझे मेरे घर से फोन आ गया। मैं बात करने के लिए अपने कमरे की तरफ चला गया। मेरे माँ बाप मेरा हालचाल पूछ रहे थे और मुझे कहने लगे कि कितने दिनों से कम अच्छे से बात नहीं हो पाई। फिर मैं 15-20 मिनट तक अपने माँ बाप से बातें करता रहा और जब मैं वापस बाहर आया तो मैंने देखा कि गार्डन में मेरी सास और मेरा दोस्त बशीर दोनों एक दूसरे से चिपक कर खड़े हुए थे और बड़े ही प्यार से बातें कर रहे थे। जब मैं उनके पास आकर खड़ा हुआ तो वो दोनों अचानक ही चुप हो गए और फिर बशीर मुझसे कहने लगा कि अच्छा अब मैं चलता हूँ। मैंने उसे कहा कि तुमने तो रात का डिनर भी नहीं किया, खाना तो खाकर जाओ। वो मुझसे कहने लगा कि आंटी ने इतना ज़्यादा नाश्ता खिला दिया है, मेरा पेट भर गया है, अब डिनर नहीं कर पाऊंगा, मैं फिर कभी आकर खा लूंगा। और यह कहते हुए वह जल्दी ही वापस चला गया। फिर मैं और सासू माँ ने रात को डिनर किया, लेकिन हम दोनों ने एक दूसरे से कोई बातचीत नहीं की थी। डिनर करते ही मैं चुपचाप अपने कमरे में आ गया और अंदर से अपने कमरे को लॉक कर दिया ताकि सासू माँ दोबारा मेरे कमरे में न आ जाएं। अब ऐसा ही मेरी जिंदगी गुजर रही थी। अब मेरी और बशीर की दोस्ती भी बहुत अच्छी बढ़ चुकी थी। हम दोनों ने दोपहर का खाना और रात का खाना एक साथ खाते थे और कभी कभार को बशीर रात को मेरे घर पर ही रुक जाता था। एक रात वह मेरे साथ कमरे में सो रहा था। अचानक रात को मुझे प्यास लगने लगी और जब मैं उठा तो मैंने बशीर को बगल में नहीं देखा। मैं मन में सोचने लगा कि अचानक रात को बशीर कहाँ चला गया। तब मैं किचन की तरफ पानी लेने के लिए गया तो मैंने देखा कि बशीर सासू माँ के कमरे के बाहर जाकर खड़ा हुआ था और दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे थे। जब मैं उनके बगल में आया तो बशीर मुझसे कहने लगा कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी, इसी वजह से वो किचन में पानी लेने आया था, लेकिन रास्ते में मुझे तुम्हारी सासू माँ दिख गई और वो मुझसे बातें करने लगी। यह सुनकर मैंने उसे कहा कि अच्छा ठीक है, मैं भी किचन से जाकर पानी लेकर आता हूँ। फिर पानी लेकर जब मैं वापस आया और दोनों की बातें भी खत्म हो चुकी थी, फिर बशीर मेरे साथ मेरे कमरे में आ गया। जब मैं कमरे में बिस्तर पर लेटा तो मुझे अब कुछ बेचैनी सी हो रही थी। मैं जब भी उन दोनों को बातें करते हुए देखता और जब उनको करीब आता हुआ देखता तो ये दोनों एकदम चुप हो जाते थे। मुझे लगता कि मैं कहीं ज़्यादा सोच रहा हूँ, इसी वजह से मैंने इस बात को भी अपने ख्याल से झटक दिया था और चुपचाप मैं सो गया। दूसरे दिन जब मैं ड्यूटी पर गया तो मैंने देखा कि बशीर नहीं आया था। जब मैंने उसे फ़ोन किया तो वो मुझसे कहने लगा कि वो किसी काम से वापस गांव गया है। बशीर के बिना मेरा भी मन कंपनी में नहीं लग रहा था। शाम को जब मैं कंपनी से वापस आया तो सास ने बड़ा ही मज़ेदार खाना बनाया था। जब मैंने उनसे पूछा कि आज आपने इतना सारा खाना क्यों तैयार किया है, वो मुझसे कहने लगी कि आज बस मेरा मन किया, इसी वजह से उन्होंने बना लिया। लेकिन जब मैंने खाना देखा तो खाने की क्वांटिटी देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्होंने 3 आदमियों का खाना बनाया है। घर में हम बस 2 ही लोग थे, मैं और मेरी सासू माँ। इसी वजह से मैंने कुछ ज़्यादा सवाल जवाब भी नहीं किया और चुपचाप मैं अपने कमरे की तरफ चला गया। रात को मैं जल्दी अपने कमरे में सोने के लिए गया था। अब रात को जब मैं सो रहा था तभी अचानक मुझे सासू माँ की बड़ी ही जोर-जोर से आवाज़ आ रही थी। सासू माँ की आवाज़ से अंदाज़ा लग रहा था कि वो शायद फ़ोन पर ससुर से बात कर रही होंगी, क्योंकि ससुर को गए हुए काफ़ी टाइम हो गया था और सासू माँ की तो कुछ ख्वाहिशें होती होंगी। इसी वजह से ये सब सोचते हुए मैंने फिर इस बात को झटक दिया और मैं चुपचाप जाकर सो गया। इसी तरह मेरी ज़िंदगी कट रही थी।
लेकिन बशीर को गए हुए पूरा 1 हफ्ते गुजर चुका था। सासू माँ की रात को आवाज़ें सुनकर मेरा भी मन अंदर से बड़ा बेचैन हो जाता था। वो बड़ी ज़ोर-ज़ोर से जैसे आवाज़ें निकाल रही थी। मैं अक्सर यही सोचा कि शायद सासू माँ रोज़ उनसे बात करती हैं, इसी वजह से मैं हमेशा पीछे हट जाता और एक बार भी जाकर नहीं देखता था कि आखिर माजरा क्या है। मैं जब सुबह को बशीर को फ़ोन करता तो वो मेरा फ़ोन काट देता। मैं यही सोचता कि शायद बशीर किसी काम के सिलसिले में बिज़ी होगा। अब धीरे-धीरे बशीर का मुझे कोई ज़्यादा पता नहीं था। उसने कंपनी भी आना बंद कर दिया था और मेरा फ़ोन भी उठाता नहीं था। लेकिन जब भी मैं रोज़ रात को घर वापस आता तो सासू माँ रोज़ 3 आदमियों का खाना बनाकर तैयार रखती थी और जब मैं उनसे पूछता तो वो मुझसे कोई ना कोई बहाना कर देती थी। उन सब चीज़ों से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। एक दिन रात को मैं सो रहा था कि मुझे फिर से अपनी सास की बड़ी ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ें आने लगीं। वो किसी से हँस-हँस कर बातें भी कर रही थीं। मेरा दिल कर रहा था कि मैं एक बार जाकर देखूं तो सही आखिर सासू माँ किससे बात कर रही हैं। फिर मैंने सोचा कि नहीं सासू माँ पर ससुर जी से ही बातें करती होंगी और मुझे उन सबके बीच में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन मेरा दिमाग इस बात को मानने के लिए अब बिल्कुल भी तैयार नहीं था। फिर मैं आखिर पूरे आधे घंटे के बाद धीरे से अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और आहिस्ता-आहिस्ता कदम बढ़ाता हुआ सासू माँ के कमरे की तरफ चल पड़ा। सासू माँ का कमरा अंदर से बंद था। जब मैंने खिड़की की तरफ जाकर देखा तो वो बिस्तर पर लेटी किसी के साथ प्यार भरी बातें कर रही थीं। वो उसे कहने लगीं, तुमने तो फुरकान को अच्छा खासा बेवकूफ़ बनाया है। अपना नाम सुनते ही मैं तो पूरी तरह से चौंक कर रह गया था और मैं सोचने लगा कि बिस्तर पर लेटा हुआ इंसान आखिर कौन है। जब मैं धीरे से आगे बढ़ा, उसे देखने की कोशिश करने लगा तो मुझे मेरा ही दोस्त बशीर नज़र आया। बशीर को देखकर मैं पूरा हक्का-बक्का रह गया। वह सासू माँ के गालों पर हाथ फेरते हुए कहने लगा कि मैं तो तुम्हारी खूबसूरती देखकर पहले ही दिन तुम पर फ़िदा हो चुका था और फरहान मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, लेकिन तुम तो मेरी मोहब्बत हो। जाने-मन मैंने फरहान को झूठ बोला कि मैं किसी काम से गाँव गया हूँ और वह कहते हुए ही दोनों एक-दूसरे के करीब आने लगे। अब मैं दोनों को देखकर सारी कहानी अच्छी तरीके से समझ चुका था। मैं समझ गया था कि आखिर सासू माँ के कमरे से आवाज़ क्यों आती थी। मैंने जल्दी से जाकर गुस्से से कमरे का दरवाज़ा को धक्का मारा। शायद दरवाज़ा हल्के से लगा हुआ था, जिसकी वजह से दरवाज़ा पूरा खुल चुका था और बशीर मुझे सामने खड़ा देखकर दंग रह गया था। वो मुझसे कहने लगा कि फरहान यहाँ। मैंने कहा कि यह तो सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और वो भी इतनी रात को, और वो भी मेरी सास के साथ। बशीर मुझे कोई कहानी बनाकर बहलाने ही वाला था कि तभी मैंने उसे जोरदार थप्पड़ मारा। मैंने उससे कहा कि तुम मुझसे और कितना झूठ बोलोगे? तुम तो मेरे बहुत ही करीबी दोस्त थे। तुमने मेरी सास के साथ इस तरह की हरकत आखिर क्यों की? बशीर गर्दन झुकाए सामने खड़ा था। सासू माँ भी उसके साथ वहीं पर खड़ी थी। बशीर मुझसे कहने लगा कि जब मैं पहली बार तुम्हारे घर आया था, वो तुम्हारी सास खुद मेरे बगल में आकर बैठ गई थी और मेरे जज़्बातों को छेड़ने लगी। और जब मैं भी तुम्हारे घर आने लगा, तो तुम्हारी सासू माँ ने धीरे-धीरे अपना नंबर भी मेरे साथ एक्सचेंज कर दिया था और इसी तरीके से हम दोनों की बातचीत बढ़ने लगी। वह हर रोज़ रात मुझे अपने घर बुलाने लगी और मुझसे कहने लगी कि तुम अपने दोस्त फुरकान को झूठ बोल देना, तुम किसी काम से गाँव वापस चले गए हो। वो मेरे लिए रोज़ रात को खाना बनाकर तैयार करती हैं। ये सारी बातें सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अब मुझे समझ में आ गया था, आखिर सासू माँ 3 आदमियों का रोज़ खाना क्यों बनाया करती थीं। बशीर कहने लगा कि सच मानो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो बस भावनाओं में बह गया था। मैंने बशीर से कहा कि तुमने मुझे धोखा दिया है और धोखे की सज़ा क्या है, वो तुम अच्छी तरीके से जानते हो। अब मुझे तुमसे कोई भी दोस्ती नहीं रखनी। बशीर मेरे आगे बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाने लगा था, लेकिन मैंने उसकी एक भी बात ना सुनी और धक्के मारकर उसे घर से निकाल दिया। फिर मैंने सासू माँ से कहा कि आपको ये सब करने से पहले एक बार सोचना चाहिए था कि आप शादीशुदा हैं। सासू माँ रोते हुए मुझसे कहने लगी कि तुम्हारे ससुर जब से गए हैं,
तब से वो एक बार भी वापस नहीं आए और ना ही वो मुझे फ़ोन पर टाइम देते हैं। मेरे भी कुछ जज़्बात हैं, कुछ उम्मीदें हैं, उनकी ज़रूरतें हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए ससुर की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर ससुर ही साथ ना दे तो आखिर एक औरत भटके ना तो क्या करे? उसे तो यही गलत रास्ता ही चुनना पड़ता है। फिर मैं सासू माँ से कहने लगा कि मैं मान लेता हूँ कि ससुर जी आपको वक़्त नहीं दे पाते, आपसे बहुत दूर रहते हैं, लेकिन वो आपके लिए ही परदेश में जाकर नौकरी करते हैं। अभी तो आप इतने अच्छे से घर में रह पा रही हो और अपने शौक को पूरा कर रही हो। पैसों को लेकर कभी कोई कमी नहीं पड़ती। अभी जाकर उन घरों में देखो जिनके घर में पैसा ना होने की वजह से भूखा सोना पड़ता है। मेरी सास मेरी बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो गई और फिर खूब ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी। अब सासू माँ को मैं बोलकर सीधा अपने कमरे में आ गया और ससुर जी को एक मैंने बहुत बड़ा मैसेज लिखा। मैं ससुर जी को सास की हरकतों के बारे में बिल्कुल भी नहीं बता सकता था। ससुर जी मेरा मैसेज पढ़कर सीधा ही 3-4 दिन बाद वापस इंडिया आ गए। उन्हें देखकर मेरी सासू माँ बहुत खुश हो गई, लेकिन सासू माँ अब दिल ही दिल में डरने भी लगी थी कि कहीं मैंने ससुर जी को सारी सच्चाई तो नहीं बता दी। लेकिन मुझे यह पता था कि अगर मैं ये सब कुछ ससुर जी को बताता हूँ, तो शायद यह बसा-बसाया घर भी उजड़ जाएगा, जो कि मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं करना चाहता था। मैंने ससुर जी को लिखा था कि सासू माँ आपको बहुत ज़्यादा याद करती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि इस तरह की कहानी आपको डेली सुनने को मिलती रहें। कहानी में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही एक नई कहानी में।